हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं रोड ट्रिप्स करता हूं मेरी गाड़ी में और बहुत सारे अलग अलग जगह आपको दिखाता हूं। लेकिन कुछ दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरी गाड़ी के बारे में, कि मेरी गाड़ी कौन सी है और गाड़ी को कितने साल हो गए और गाड़ी कैसी चल रही है। तो कुछ लोग जानते होंगे कि मेरी गाड़ी है टाटा टियागो ICNG, जो कि मैंने अप्रैल 2022 में ली थी। तो सवाल मोस्टली यही आ रहा है कि मतलब इन 3 सालों का आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई। ये सब चीज़ें बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो आज उसी के बारे में जानकारी देते हैं। ये आज रोड ट्रिप नहीं रहने वाला है, लेकिन गाड़ी के बारे में जानकारी होने वाली है। तो अगर आप लोग भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं और रोड ट्रिप्स करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़र एक्सपीरियंस क्या है और माइलेज कितना देती है और जो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है टाटा का वो कैसा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे और आगे आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो भाई अपनी गाड़ी है ना करीबन 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये देखिए 39,852, मतलब 40,000 कंप्लीट होने के लिए है। और इस दौरान क्या हुआ है ना कि जो अभी इंटीरियर का हम लोग दिखाते हैं कि इंटीरियर में ना बाकी इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बट जो सीट्स है, जो स्टॉक सीट्स जो कंपनी ने टाटा ने दिए हैं वो काफ़ी फेड अवे हो गया है। ऑब्वियसली कि बिकॉज ये मटेरियल ऐसा है कि कुछ टाइम में ये फेड ज़रूर हो जाता है, तो ये थोड़ा बहुत फेड हो गया है। तो और बाकी इंटीरियर में कोई इशू नहीं है। इंटीरियर में जो डैशबोर्ड है ये सब चीज़ें अभी भी काफ़ी इंटैक्ट है और इसमें कोई भी इशू नहीं है। थोड़ा बहुत कलर इंटीरियर का भी चेंज हो गया है, जो डोर्स है और डोर्स का जो मटेरियल है इसका थोड़ा बहुत रंग चेंज हो गया है। लेकिन ओवरऑल अंदर इंटीरियर में कोई भी इशू नहीं है। मतलब रूफ पे देखिए कोई भी कलर का इशू नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंटीरियर काफ़ी इंटैक्ट है अभी तक। दोस्तों ये जो एक चीज़ जो बढ़िया है ना इस गाड़ी के अंदर, वो है ये हरमन का साउंड सिस्टम। हरमन तो आप जानते हैं कि वेरी प्रोमिनेंट ब्रांड इन टर्म्स ऑफ कार एक्सेसरीज। और ऑडियो, मतलब ऑडियो परफॉर्मेंस तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आप दो स्पीकर और दो ट्विटर के अंदर जो इसका आउटपुट आता है इस साउंड सिस्टम का, मतलब ज़बरदस्त है। और मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा टाटा को इस मामले में कि इनकी हर गाड़ियों में हरमन का साउंड सिस्टम अब लगा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट है। दोस्तों टाटा टियागो में जो हेडलैम्प्स जो कंपनी ने दिए हैं ना, ये उतने एफिशिएंट नहीं है, ये कह सकता हूँ मैं। बिकॉज ओवर द टाइम जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है ना, तो ये हेडलैम्प्स का जो थ्रो है वो फेड अवे हो जाता है। तो हेडलैम्प्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगा लेने चाहिए अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो तो। बिकॉज हेडलैम्प्स का थ्रो उतना अच्छा नहीं है रात के टाइम में, अगर आप नाइट ड्राइविंग करते हो तो उतना बेटर नहीं है। दोस्तों बहुत से लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आपने ये ही गाड़ी क्यों सेलेक्ट की। मतलब अप्रैल 2022 में और भी गाड़ियाँ थी मार्केट में जो इससे शायद बेटर हो सकती थी, या फिर हो सकता था कि मैं मारुति या Hyundai जैसे प्रोमिनेंट ब्रांड्स है उनके लिए जाऊं। तो उस वक्त ये सिलेक्शन इसलिए मैंने किया था क्योंकि मार्केट में उस वक्त जो अवेलेबल गाड़ियाँ थी वो भी CNG में, बिकॉज मुझे एक CNG गाड़ी लेनी थी। तो उस वक्त अवेलेबल थी जैसे कि वैगन आर या फिर ऑल्टो, और मुझे एंट्री लेवल गाड़ी ही लेनी थी। और जैसे कि Hyundai में i10 नियोस थी और सैंट्रो थी। तो सैंट्रो तो मैं इसलिए मैंने लिया नहीं बिकॉज इसके पहले मेरे पास पेट्रोल में सैंट्रो थी और मैंने वो सेल करके ये गाड़ी खरीदी थी। तो मैं सैंट्रो तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। i10 नियोस में मुझे थोड़ा सेफ्टी का इशू लगा बिकॉज गाड़ी बहुत हल्की है और मैंने वो गाड़ी चलाई हुई है। तो टेस्ट ड्राइव भी मैंने लिया था तो मुझे वो गाड़ी बहुत हल्की लगी। और नो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि Hyundai की इंजन बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन उसका जो सेफ्टी कंसर्न था, जैसे कि उसका जो आउटर बॉडी था वो काफ़ी हल्का लगता था मुझे, और मतलब हाईवे पे काफ़ी हिलती है वो गाड़ी। और बचा फिर वैगन आर बिकॉज ऑफ द बॉडी रोल, उसका जो शेप है, डिज़ाइन है, उस वजह से मुझे नहीं अच्छी लगी। और ऑल्टो तो बहुत ज़्यादा छोटी थी मेरे लिए बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ 5 सीटर कार। तो ऑल्टो तो आउट ऑफ क्वेश्चन थी। तो ये सब सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। और फिर मैंने इसका ड्राइव टेस्ट लिया टाटा टियागो का। और मतलब जो स्टेबिलिटी मुझे टियागो में महसूस हुई और जो पंच महसूस हुआ, उस वजह से मैंने ये गाड़ी सेलेक्ट की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी ना कि इसके अंदर जो पेट्रोल और CNG का जो पिकअप था, मतलब आपको महसूस ही नहीं हो पाता था कि आप CNG में ड्राइव कर रहे हो या पेट्रोल में ड्राइव कर रहे हो। और वेरएस वैगन आर की मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली थी ना, उसमें पावर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता था। मतलब जो पेट्रोल में पावर मिलता था इन कंपैरिजन टू CNG, इट वाज वेरी, CNG का पावर बहुत ज़्यादा लो था। मतलब ऐसे जब CNG में आप चलाते हो ना, कई बार गाड़ियाँ जो थोड़ा इंक्लाइन रोड होते हैं ना, वहाँ पे बंद हो जाती थी। तो मतलब मुझे पावर का इशू लगा था वैगन आर और इनफैक्ट ऑल्टो में भी।
तो इसका पावर जो सीएनजी में ये प्रोड्यूस करता है दैट इज़ मच मोर देन व्हाट वैगन आर एंड अदर व्हीकल्स लाइक i10 नियोस प्रोड्यूस। सो दैट वाज एन एडवांटेज। सो मुझे इस गाड़ी में जाने के लिए हेसिटेंसी इसलिए नहीं हुई थी उस वक्त। तो मैंने फिर बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न, सबसे पहला पॉइंट तो सेफ्टी था, उस वजह से ये गाड़ी सेलेक्ट की थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि मैंने इस गाड़ी में कौन कौन सी ट्रिप्स की और मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने की है इस गाड़ी में और इस गाड़ी ने कैसे परफॉर्म किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कि जब मैंने ये गाड़ी नई खरीदी थी ना, तो सबसे पहले मैंने मार्शेस घाट का ट्रिप किया था, जो अराउंड 200 किलोमीटर राउंड ट्रिप था, तो उतना बड़ा ट्रिप था नहीं। तो और एक्चुअली आई वाज अ वेरी न्यू ड्राइवर दैट टाइम। हालांकि मैंने सैंट्रो चलाई थी, लेकिन वो लॉकडाउन के टाइम में उतना गाड़ी चला नहीं पाया था। तो फिर मैंने एक छोटी ट्रिप से शुरुआत की और धीरे धीरे मैंने बड़ी ट्रिप्स की। सबसे लंबी ट्रिप मैंने की ही 2300 किलोमीटर राउंड ट्रिप थी, 2300 किलोमीटर, जो कि मैंने कच्छ में की थी। कच्छ में जो रन ऑफ कच्छ है उसकी मैंने एक बड़ी ट्रिप की थी। और उस वक्त हम लोगों ने इस गाड़ी में 5 लोगों ने वो ट्रिप की थी, 5 लोग इमेजिन, और विथ लगेज। तो हम लोग ने कैसे कैसे करके लैपटॉप बैग्स या ऐसे छोटे छोटे बैग्स लेके उसको सीट के नीचे डालकर ये हम लोग ने ट्राई किया था। बिकॉज आप जानते हैं कि सिलेंडर सीएनजी का होने की वजह से इसके अंदर बूट स्पेस का थोड़ा बहुत इशू है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे सिलेंडर होने की वजह से बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये इसके नीचे का जो स्पेस है ना, ये हमने ये स्पेस उस वक्त यूटिलाइज़ किया था, बिकॉज उसके जो सीट खोलकर आपको वो स्पेस यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो हम लोग ने वो स्पेस यूज़ किया था और एक बड़ा बैग उसके नीचे और बाकी बैग्स हमने सीट्स के नीचे रखे थे। तो ऐसे करके हम लोग ने 5 लोगों ने वो ट्रिप मैनेज किया था। और उसके बाद तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े ट्रिप्स किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोकन जो बेल्ट है, कोकन बेल्ट से मैंने पूरा गोवा का ट्रिप किया था मेरी फैमिली के साथ। और वो करीबन 1300 किलोमीटर के आसपास मैंने किया था। और उसके अलावा मैंने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में, वहाँ का एक ट्रिप किया था अराउंड 900 to 1000 किलोमीटर्स। उसके बाद मैंने एक सोमनाथ का ट्रिप किया था गुजरात में, विच वाज अराउंड 1900 किलोमीटर्स, जो मैंने किया था। और उसका मैंने एक ब्लॉग भी डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप वो ब्लॉग भी चेक कर सकते हो। और मतलब ये मैंने छोटे छोटे ट्रिप्स तो बहुत सारे किए, जैसे कि शिरडी है या फिर अक्कलकोट का भी ट्रिप काफ़ी बड़ा था, मतलब मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया है और मैंने वो ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है। तो अक्कलकोट का भी ट्रिप मैंने किया था। तो ऐसे मैंने 1000 से 1200 किलोमीटर वाले ट्रिप बहुत सारे किए। और छोटे मोटे ट्रिप्स जो है, जैसे कि नज़दीकी प्लेस जैसे मालशेज घाट है, तामिनी घाट है, ये सब चीज़ें मैंने वो सब मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं, आप व्लॉग्स भी चेक कर सकते हो। ये सब सारी ट्रिप्स मैंने किए हैं। और इसके अलावा जैसे कि मुंबई या फिर कहीं शॉपिंग करने जाना है, ऐसे छोटे मोटे मतलब जो 50 से 100 किलोमीटर वाले ट्रिप्स भी मैंने बहुत सारे किए हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इस गाड़ी का लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये बहुत स्टेबल गाड़ी है यार। मतलब मैंने देखा है, मैंने समृद्धि एक्सप्रेसवे से औरंगाबाद, जो कि संभाजी नगर है, तो वहाँ का भी ट्रिप मैंने किया था। तो समृद्धि हाईवे पे जो इसकी स्टेबिलिटी है, और मेरे इगतपुरी वाले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों अब आते हैं कि इन 3 सालों में कि कौन से पार्ट्स है जो वेयर आउट हो गए और जो मुझे चेंज करने पड़े और जिसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ा, और या फिर जो वारंटी में कवर हो गया, तो उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि बैटरी। तो जिसकी जो स्टॉक बैटरी आती है, जो कंपनी प्रोवाइड करती है टाटा, वो बहुत ही ख़राब बैटरी है। मतलब वो बैटरी, जो मेरी पहली बैटरी थी ना, वो 18 महीने के पहले ही ख़त्म हो गई थी। मतलब एक स्पार्क हुआ और स्पार्क के बाद मेरी बैटरी उड़ गई थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि 18 महीने का वारंटी पीरियड था, जो नई गाड़ी थी, बिकॉज उस वजह से। तो मैंने फ़ोन किया कस्टमर सर्विस पे और कहा कि ऐसी बैटरी की इशू है और मुझे वारंटी क्लेम करना है। और मैंने वारंटी में वो बैटरी वहाँ पे जाके दे दी। गाड़ी मुझे वहाँ पे जमा करनी पड़ी, लेकिन विद इन 2 डेज़ मुझे नई बैटरी मिली, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इट वाज इन वारंटी। तो वारंटी में कवर हो गया और मैंने वो नई बैटरी वहाँ से क्लेम की थी। तो क्लेम करने के बाद ये हुआ कि विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स वो भी बैटरी मेरी ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, बिकॉज वो स्पार्क होके बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो ऐसा सिचुएशन आ गया था ना कि जहाँ से आप जब इग्निशन ऑन करते हो थोड़ा फ्लिकर आ रहा था। तो आप भी ये ध्यान रखिए, कभी आपकी गाड़ी में ऐसे डैशबोर्ड अगर फ्लिक होता है ना, नहीं, जो क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर फ्लिक होता है, इसका मतलब कि आपकी बैटरी वीक है। तो मैंने जाके वो बैटरी में दिखाया बैटरी वाले को, और बैटरी वाले ने मुझे कहा कि आपको ये बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। आई वॉज सरप्राइज, बिकॉज मेरी बैटरी जस्ट चेंज हुई थी और
उस वजह से मतलब सेकेंड बैटरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी मतलब डेड हो जाएगी विद इन 18 मंथ्स। तो अगेन वो भी ऐसा हुआ और मुझे चेंज करवाना पड़ा। तो ओवरऑल 36 महीने मतलब 3 साल करीबन, मतलब 3 साल को शायद 1 महीना बाकी था, उस वक्त मुझे वो भी बैटरी चेंज करनी पड़ी। और मैंने नई बैटरी ख़रीदी थी फ्रॉम द शॉप करीबन 5000 रुपीज़ की। तो वो मुझे एक 5000 रुपीज़ का फर्स्ट का फटका लगा था। लेकिन ऑब्वियसली मैंने फिर जो फर्स्ट बैटरी मुझे फ्री में मिली थी उस वजह से मुझे 3 साल कोई बैटरी पे कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ थी कि जो मेरे गाड़ी का लेफ़्ट आर्म है जो नीचे होता है नीचे की तरफ, वो एक बार हिट हो गया था कसरा घाट पे। मैं घाट सेक्शन पे ड्राइव कर रहा था और मेरे लेफ़्ट साइड से जो कि ट्रेन की पटरी है वहाँ पर, तो वहाँ पे एक वंदे भारत पास हो रही थी और मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल वंदे भारत की तरफ चला गया था। और उस वजह से जो रास्ता ऊपर नीचे था, मतलब जो डांबर का रास्ता है वहाँ पे एक नीचे की तरफ थोड़ा ढलान था। तो उस वक्त ढलान की वजह से मेरी गाड़ी नीचे से हिट हो गई थी। उस वजह से लेफ़्ट वाला जो मेरा ये आर्म है वो डैमेज हो गया था, उस वजह से नॉइज़ कर रहा था। तो फिर मैंने अगेन वो वारंटी में क्लेम किया था, बिकॉज इन चीज़ों की वारंटी होती है सर्विस सेंटर में। तो मैंने वो भी वारंटी में क्लेम किया था। दोस्तों तीसरी चीज़ है ना जो थोड़ा कंसर्निंग है मेरे लिए, बिकॉज टाटा में ही ऐसा क्यों होता है या फिर और भी ब्रांड्स में ऐसा होता है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। इसके जो ब्रेक पैड्स है, मतलब जो सर्विस सेंटर में है ना कि एवरी एनुअल सर्विस पे ब्रेक पैड चेंज करने बोल देते हैं। मतलब आपके ब्रेक पैड वर्न आउट हो गए हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि जो मेरा फर्स्ट एनुअल सर्विस था उसमें मेरे ब्रेक पैड चेंज हुए, और सेकेंड एनुअल सर्विस में भी मुझे यही बोला गया कि आपका ब्रेक पैड ख़राब हो गया। इनफैक्ट मुझे ये बोला गया कि जो आपका ब्रेक डिस्क है वो भी ख़राब हो गया और वो भी आप चेंज करना पड़ेगा। और तो मैंने उस वक्त दोनों भी चेंज करवा दिए थे सेकेंड एनुअल सर्विस में 2 साल में। और फिर तीसरे साल में जब फिर से सर्विस करने गया तो मुझे ये बोला गया कि आपके ब्रेक पैड फिर से ख़राब हो गए। उस वक्त मैंने ये चीज़ रेस की और मैंने काफ़ी कंप्लेंट किया, वहाँ के मैनेजर से बात की। तो मतलब किसी ने मेरी बात मानी नहीं और मुझे बोला गया कि नहीं ये सब जो चीज़ें हैं ये तो मतलब वर्न आउट होते रहती है और इस पर वारंटी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हम लोग इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मे बी आपका ड्राइविंग स्टाइल इस तरह का होगा कि आप ज़्यादा ब्रेक लगाते होंगे या फिर आपका एरिया जहाँ पे आप रहते हो वो काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया होगा, इस वजह से ये ब्रेक पैड जल्दी वर्न आउट हो जाते हैं। तो आई एम नॉट अवेयर कि ये टाटा में होता है कि अगर आप किसी दूसरे ब्रांड्स की गाड़ियाँ ओन करते हो जैसे कि मारुति या ह्युंडई या फिर होंडा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ टाटा में है या फिर और भी ब्रांड्स में है। क्योंकि इससे मैं काफ़ी परेशान हो गया था और मुझे काफ़ी पैसे इसमें खर्च करने पड़े, बिकॉज टाटा का जो ब्रेक पैड करीबन 2200 रुपये का आता है और टाटा का जो ब्रेक डिस्क है वो करीबन 7000 रुपये का आता है। तो इसके अंदर मेरे पैसे ज़रूर खर्च हुए थे। दोस्तों अब बात करते हैं इसके एनुअल सर्विस कॉस्ट की। तो जब भी मैं गया हूँ, मतलब जब फ्री सर्विस थी तब तो हार्डली कोई बिल आता था, मतलब वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही बिल होता था। लेकिन जब से इसके फ्री सर्विस ख़त्म हुए हैं और पेड सर्विस शुरू हुआ है तब से इसका जो एनुअल बिल है जो अराउंड 5 to 7,000 मुझे आता है। बिकॉज जो आखिरी सर्विस मैंने किया था तो उसमें अराउंड 5 या 7,000 के आसपास कुछ आया था। इसके अंदर ऑब्वियसली जो पार्ट्स एक्स्ट्रा डलते हैं, जो मतलब जो पेड पार्ट्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका खर्चा अलग से होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेक पैड्स थे, तो ब्रेक पैड्स मैंने डलवाए थे इस साल 2200 रुपये का, तो करीबन 7,000 प्लस 2200, तो 9,200 के आसपास मेरा बिल आया था थर्ड एनुअल सर्विस पे। तो उस तरह से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मारुति और ह्युंडई से, तो जैसे कि मुझे कुछ आइडिया है बेसिकली कि मारुति और ह्युंडई में एनुअल सर्विस का कॉस्ट कितना होता है, तो ये थोड़ा हायर साइड पे है। मुझे ऐसा लगता है कि मारुति और ह्युंडई से इसका सर्विस कॉस्ट, एनुअल सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। अब बाकी ब्रांड से जैसे टोयोटा है, होंडा है, वोल्क्सवैगन है, इसका कॉस्ट मुझे लगता है कि शायद टाटा से ज़्यादा आता होगा, बिकॉज ये प्रीमियम ब्रांड्स है और बाहर के ब्रांड्स हैं, तो शायद इनका ज़्यादा आता होगा। लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि मारुति या ह्युंडई से इसका कॉस्ट स्लाइटली ज़्यादा है एनुअल सर्विस कॉस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस, मतलब जो सर्विस सेंटर में क्या एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि टाटा को अपनी सर्विस सेंटर पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस वो लोग देते हैं दैट इज़ नियर टू पथेटिक। आई मीन जो कस्टमर आता है उसको किस तरह रिस्पेक्ट की जाती है, उससे किस तरह से बात की जाती है, मतलब मुझे तो बहुत एमेचर लगते हैं जो यहाँ के एजेंट्स होते हैं जो अटेंड करते हैं लोगों को, वो मुझे काफ़ी एमेचर लगते हैं। और मतलब उनकी जो नॉलेज होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं
आपको एग्जांपल देना चाहूँगा एक, कि मैं लास्ट सर्विस में जब सर्विस करने के लिए गया था और मैं इंजन ऑयल जो एक कोटेशन देते हैं जहाँ पे सब सारे आइटम्स लिस्टेड होते हैं, तो उसके अंदर जो इंजन ऑयल का उन्होंने चार्ज लगाया था वो करीबन 5000 था। तो होता ये है ना कि सिंथेटिक जो इंजन ऑयल होते हैं टाटा में, उसका कॉस्ट अराउंड 2200 है। और मुझे ये बोला गया था कि बिकॉज मैं पहले सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डालते थे और अब सिंथेटिक डालने वाले हैं, इस वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा है। और जबकि मैंने पता किया तो पता चला कि सिंथेटिक इंजन ऑयल का ही कॉस्ट करीबन 2200 रुपये है। तो ऐसे मतलब बुद्धू बनाते हैं लोगों को, कि अगर आप ज़्यादा अवेयर नहीं रहो ना तो बहुत बुद्धू बनाते हैं। तो मतलब फिर मैंने वो जो एजेंट पर्टिकुलर था उनकी कंप्लेंट की और उनसे कहा कि आप मतलब इस तरह से मिसलीड क्यों कर रहे हैं लोगों को, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और उन्होंने वो चीज़ें करेक्ट की और मुझे बताया कि नहीं नहीं सर ये कॉस्ट है। और बाद में इनफैक्ट उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आपकी सर्विस तो बहुत अच्छे से हो गई है, तो आप अब मुझे क्या रेट करना चाहोगे। मैंने फिर भी उनकी रेटिंग 0 दी वहाँ पर, और उनसे कहा कि आप जिस तरह से बात कर रहे थे और जिस तरह से आप मिसलीड कर रहे थे कस्टमर को, उस वजह से मैं आपको कोई रेटिंग नहीं दूंगा और आप यही डिजर्व करते हो। तो इस वजह से मतलब थोड़ा बहुत मेरा इशू भी हो गया था टाटा के अंदर। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस जो मतलब है ना सर्विस सेंटर का, बहुत ही बेकार है। मतलब लिटरली वो लोग कस्टमर को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे मतलब कोई पैसे लुटाने ही वहाँ पर आया हुआ है। तो यूज़र एक्सपीरियंस इज़ वेरी बैड। टाटा की गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, नो डाउट। जो गाड़ियाँ अभी आ रही है, पंच है या फिर बाकी गाड़ियाँ है, ये नेक्सॉन है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ है, लेकिन टाटा के सर्विस सेंटर को इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है। टाटा सर्विस सेंटर इज़ पैथेटिक। तो दोस्तों आप बात करते हैं माइलेज की। देखिए माइलेज जो होता है ना, माइलेज 3 तरह के होते हैं। तो बहुत लोग ये कहेंगे कि माइलेज 2 तरह का होता है, एक हाईवे पे और एक सिटी पर। लेकिन मैं कहूँगा कि माइलेज 3 तरह के होते हैं। एक हाईवे पर होता है, एक सिटी में होता है, और एक होता है जो सिटी में स्टार्ट स्टॉप माइलेज। मतलब जो लोग गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, तीसरी से चौथी जगह जाते हैं और इग्निशन टर्न ऑन ऑफ करते हैं सिटी के अंदर। तो ये 3 तरह की माइलेज होती है। इस पर डिटेल में आते हैं हम लोग। पहले मैं बताता हूँ आपको इसके हाईवे की माइलेज। तो हाईवे का इसका माइलेज, अगर मैं 5 लोग में जब मैंने कच्छ का ट्रिप किया था तो मुझे इसे 26 का माइलेज दिया था। ये मैं टैंक टू टैंक की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त हमने पूरी गाड़ी सीएनजी पे ही चलाई थी और मतलब पेट्रोल का हार्डली हमने यूज़ किया था। तो हाईवे पे इसकी माइलेज सीएनजी में अराउंड 26 उस वक्त मुझे मिली थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने अक्कलकोट का ट्रिप किया था 4 लोगों के साथ, तब मुझे इसने 32 की माइलेज दी थी। पुणे सोलापुर हाईवे आपको पता होगा, तो काफ़ी अच्छा हाईवे है, तो वहाँ पे मुझे 32 का माइलेज। इनफैक्ट जब मैं संभाजी नगर गया था तब भी मुझे 30-31 का माइलेज इस गाड़ी ने दिया था। इवन गोवा जो कोकन का बेल्ट मैंने किया था उस वक्त भी 30 का माइलेज दिया था। ओवरऑल कह सकते हैं कि हाईवे पे ये गाड़ी आराम से 30 का माइलेज दे देती है। और बात करूँ सिटी के अंदर, तो सिटी के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं थाने में रहता हूँ, तो थाने से अगर मैं निकलूँ मुंबई के लिए, जो कि करीब सीएसटी अगर हम पकड़े तो 38 किलोमीटर्स के आसपास है। अगर मैं बिना रुके अगर सीएसटी जाऊं जो सिटी के अंदर से, तो ये मुझे माइलेज करीबन 20-22 का दे देती है। 22-23 का मैंने माइलेज इसमें से निकाला हुआ है विद इन सिटी। अगर मैं फुल टैंक की बात करूं तो फुल टैंक मुझे करीबन 8 केजीज़ में मुझे करीबन 180 या 190 कभी कभी 200 तक भी मुझे दिया है इसने। और जहाँ तक मैं स्टार्ट स्टॉप की बात करूँ, तो स्टार्ट स्टॉप ड्राइविंग, जैसे कि अगर मैं घर से निकलूँ और मैं स्कूल में बच्चे को ड्रॉप करता हूँ, या फिर मैं फिर घर जाता हूँ, फिर घर से निकल के फिर से मैं ऑफिस जाता हूँ, तो फिर ये सब अगर मैं करूँ, तो ये स्टार्ट स्टॉप वाला जो माइलेज है ना, ये मुझे करीबन बहुत कम हो जाता है माइलेज इसके अंदर। करीबन 150 टू 160 फुल टैंक, दैट इज़ अबाउट 18। तो 18 kmpl का माइलेज मिलता है ऑन सीएनजी, अगर आप विद इन सिटी लिमिट स्टार्ट स्टॉप चलाते हो तो। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर वन गो में 30-40 किलोमीटर चलाते हो तो करीबन 180 या 200 विच इज़ अराउंड 22 का माइलेज ये 8 kg सीएनजी में आराम से दे देती है। और जैसे कि हाईवे का मैंने आपको बताया कि 30-32 का माइलेज मिलता है। तो मैंने आज तक जो फुल टैंक माइलेज है 8 kgs में, इसके अंदर 8 kgs ही जनरली आ जाता है सीएनजी। तो वो करीबन मैंने हाईएस्ट जो अभी तक निकाला है वो 256 का निकाला है माइलेज ऑन फुल टैंक इन 8 kgs ऑफ सीएनजी। तो दोस्तों बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि टाटा की जो गाड़ी है उसमें 3 सिलेंडर इंजन होता है और बहुत नॉइजी होती है और वाइब्रेट करती है गाड़ी। तो मैं एग्री करता हूँ यार बात पे कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करती है गाड़ी, और मतलब इंजन भी बहुत ज़्यादा नॉइजी है इसका। लेकिन यार मतलब ये सब चीज़ें है ना फर्स्ट या सेकेंड गियर में ही होती है। जनरली अगर आप हाईवे पे जाओ या 4th या 5th गियर पे जाते हो ना, तब ये सब चीज़ें उतनी आपको नज़र में नहीं आती है। और मतलब इंजन का नॉइजी होना कोई
एक्चुअली गलत बात नहीं है, इंजन नॉइज़ी होते हैं। वोल्क्सवैगन की कई गाड़ियाँ हैं जो कि जर्मन इंजीनियरिंग है, तो उसमें भी वाइब्रेशन के नॉइज़ आते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यस, नॉइज़ी इंजन है, बहुत लोगों को पसंद आता नहीं है ये। कंपैरेटिवली अगर आप मारुति या हुंडई से कंपेयर करो तो उसका जो इंजन्स है उन गाड़ियों का, वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि टाटा ने इस चीज़ में कॉस्ट कटिंग करके बाकी जो प्रीमियम बनाने की कोशिश की है गाड़ी को, जिस तरह का साउंड सिस्टम दिया है, जिस तरह का अंदर इंटीरियर है, तो वो मारुति या हुंडई से, आपका हुंडई तो फिर भी ठीक है, बट मारुति के जो इंटीरियर से उससे आप अगर कंपेयर करो ना, तो काफ़ी रिच लगता है एज़ कम्पेयर टू मारुति। दोस्तों ये गाड़ी जब मैंने ली थी ना, मुझे ऑन रोड कॉस्ट करीबन 7,50,000 पड़े थे, XT वेरिएंट ICNG। तो उस वक्त 766 इसका कॉस्ट था और मुझे विद डिस्काउंट 750 का कुछ पड़ा था ये। तो मतलब मैंने ये गाड़ी ली थी उस वक्त, जो वैगन आर का कॉस्ट था वो करीबन 7 लाख था। और अब इसका जो फेसलिफ्ट एडिशन आया है टियागो का ICNG का, तो वो करीबन 50,000 रुपये इसके कॉस्ट बढ़े हैं। लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट्स भी हुई, जैसे कि इंजन जो है वो BS6 फेज़ 2 आ गया है, जो कि वेरी लेस नॉइजी, मतलब नॉइज़ उसमें काफ़ी कम है। और इसके अलावा जो सिलेंडर मैंने आपको दिखाया बूट के अंदर, उसको ट्विन सिलेंडर करके वहाँ पे जगह बना दी गई है बूट स्पेस की, तो वो एक एडवांटेज हो गया है। कॉस्ट ज़रूर बढ़ा है, पर इम्प्रूवमेंट्स भी इस गाड़ी में आई है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली एड्स भी काफ़ी देखे होंगे कि टाटा की गाड़ियों में ट्विन सिलेंडर करके बूट स्पेस काफ़ी बना दिया गया है, और इंजन इम्प्रूवमेंट और बूट स्पेस, ये दो जो कमियां थी वो निकाल दी गई है। तो ओवरऑल समराइज़ करते हैं कि आज के तारीख में आपको टाटा की गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं चाहिए, स्पेशली टाटा टियागो। आप एंट्री लेवल की गाड़ी अगर ढूंढ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं वैगन आर या फिर Hyundai i10 नियोस लूँ, या फिर जैसे कि पंच है अभी, वो भी एंट्री लेवल गाड़ी में भी आ गई है, तो मैं कहूँगा कि जो मेरा यूज़र एक्सपीरियंस है, जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की और जिस तरह से ये माइलेज दे रही है, यस देर आर इश्यूज ऑफ सर्विस सेंटर, उसका तो इश्यूज़ है ही। और कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि इसमें जो पार्ट्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बैटरी का आपको बताया, तो वो पार्ट थोड़ा सब स्टैंडर्ड पार्ट्स टाटा यूज़ कर रहे हैं, और उसका एक इशू है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं एंट्री लेवल गाड़ी की बात करूँ और आपको कोई एंट्री लेवल गाड़ी लेनी है, तो टाटा टियागो इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम्स तो हर गाड़ियों में होती है, किसी भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले लो, ऐसी कोई गाड़ी इंडिया में नहीं है कि जो एक ऑलराउंडर गाड़ी है उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स यस डेफिनेटली है, लेकिन इस गाड़ी बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स सेफ्टी, जैसे कि आप जानते हैं कि एनकैप में ये 4 स्टार रेटिंग लेकर आई थी, तो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, बिकॉज ऑफ द, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी ने आज तक कभी मुझे धोखा नहीं दिया। मतलब हाईवे पे या फिर कहीं भी मैं जाऊँ ना, तो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंजन का प्रॉब्लम आ गया है और गाड़ी बंद पड़ गई है या फिर ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन यस, टायर पंक्चर का ब्रेक डाउन तो हर गाड़ी का होता है, वो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन उस तरह का जो ब्रेक डाउन जहाँ पे हम स्ट्रैंडेड है और मतलब गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, ये ऐसा प्रॉब्लम मुझे आज तक टाटा के इंजन ने नहीं दिया। 3 सिलेंडर होने के बावजूद कभी भी ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आया, कभी इंजन चेक लाइट या फिर इंजन माल फंक्शन, ये सब चीज़ें, ये सब मैंने आज तक फेस ही नहीं की। बिकॉज ऑफ दिस आई ट्रस्ट दिस व्हीकल। यस, आई डोंट ट्रस्ट द सर्विस सेंटर, और उसके लिए मैं ये करता हूँ ना कि जब भी मैं सर्विस कराने जाता हूँ ना, तो मैं पूरे दिन वहाँ रुकता हूँ और मतलब मैं वॉच करता हूँ और क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ लोगों से कि ये ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है, वारंटी में क्यों नहीं है, या फिर वारंटी क्यों नहीं दी जा रही है। ये सब चीज़ें मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, वहाँ रुकता हूँ। और शायद आपको बाकी ब्रांड्स में ये करना ना पड़े, लेकिन टाटा में आपको करना पड़ेगा, बिकॉज टाटा का सर्विस सेंटर इज़ नॉट दैट गुड। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अगर 2025 में अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, वेदर CNG, पेट्रोल या फिर EV भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है टाटा टियागो का EV मार्केट में, तो आप ले सकते हैं, डेफिनेटली कैन गो फॉर इट। दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट ओनरशिप रिव्यू अबाउट टाटा टियागो ICNG XT वेरिएंट आफ्टर 3 ईयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके इन्फॉर्मेशन की चीज़ें अगर आपको इसमें मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, बिकॉज हाइप से छोटे क्रिएटर्स लोग को मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स में लेफ्ट स्वाइप करके आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, प्लीज़ हाइप करें। और अगर मैं एक वर्दी यूट्यूबर आपको लगता हूँ कि अब मैं काम की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।